गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कैटेनरी। ये मैकेनिक्स का टॉपिक है और मैंने आपके लिए ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी तक पढ़ाया है। मैंने उसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाया है किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। लेकिन गाइस, आज की इस क्लास में हमारा टारगेट क्या होने वाला है, आज हम सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन करेंगे लेक्चर नंबर 1 का। कैटेनरी क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। और गाइस, आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनके लिए एक बार क्विक रिवीजन। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कैटेनरी क्या होता है। कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी हम कर्व शेप को हम कैटेनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ बस कोई भी 2 पॉइंट रहेगा, इस 2 पॉइंट में हम क्या करेंगे, किसी चेन या किसी स्ट्रिंग को टांग देंगे। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम क्या हो जाएगा बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो शेप है इसी को हम कैटेनरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कैटेनरी। इसी शेप को हम क्या कहते हैं, कैटेनरी। ये जो कर्व है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया हो कैटेनरी किसको बोलते हैं। कैटेनरी इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई रॉड है उसमें अगर चेन लटका दिया गया है, ये क्या है हमारा चेन और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब रस्सी या फिर चेन ले सकते हैं हम, लोहे का चेन। जब इसको हम टंगाएंगे किसी 2 पॉइंट में, जो शेप क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेनरी बोलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सिस। जब कैटेनरी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ कैटेनरी। क्या बोलते हैं उसको हम, एक्सिस ऑफ कैटेनरी। ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। इस कैटेनरी में हमने बात किया था इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी और मैंने यहाँ बस पी पॉइंट लेकर बात किया था। आज भी हम पॉइंट पी पे बात करने वाले हैं, किसी पॉइंट पी पे हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हम डी रखेंगे, इस पॉइंट का नाम यहाँ सी आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट किसको बोलते हैं बताइए, टेंजेंट हम जो एक पॉइंट पे टच करता हो, कि कोई लाइन अगर एक पॉइंट पे टच करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ हमने नाम रखा था, यहाँ जो फोर्स लगा था कैपिटल टी, और यहाँ पास जो एंगल क्रिएट हो रहा है एक्स एक्सिस में, इसको हमने बोला था साई। इसको हमने क्या बोला था, साई। ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी का, जिसमें हम इंट्रिंसिक इक्वेशन में हमने क्या बताया था आपको मैंने, कि यहाँ सी से पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या बोला था, एस। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, हमें बात करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी के ऊपर। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, टू फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। ये हेडिंग आपको डालना है, कॉमन कैटेनरी लिख सकते हो आप इसको। कॉमन कैटेनरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पास कॉमन कैटेनरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पास यूनिफॉर्म कैटेनरी। अब यूनिफॉर्म कैटेनरी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है सेम, मतलब यहाँ पास पर यूनिट जिसका लेंथ जो है, इसका लेंथ पर यूनिट लेंथ का जो वेट है वो W रहता है। मतलब जितना भी यूनिट है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दिया था उस दिन भी कि मान लेते हैं आपके पास 5 मीटर का लंबा वायर है, 5 मीटर का लंबा वायर है, प्रति मीटर का वेट जो है, प्रति मीटर का वेट W है। तो 5 मीटर वायर का कितना वेट होगा, आपने बोला था 5W। तो सिमिलरली मैंने क्या बोला आपको यहाँ पर कि अगर यूनिफॉर्म कैटेनरी या कॉमन कैटेनरी समझना है आपको, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पर यूनिट लेंथ का वेट जो है W होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन कैटेनरी। पर यूनिट, अगर पर यूनिट लेंथ ऑफ कैटेनरी इज W, देन वी कैन से दैट दिस इज कॉमन कैटेनरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया था और मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। मैंने आपको बोला भी था कि आपको लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर लेना है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रिंसिक इक्वेशन में हम एस और साई का यूज़ करते हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन में हम
थोड़ा सा डिफरेंस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक इक्वेशन में हम एस और साई का प्रयोग करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन इक्वेशन के ऊपर। इसमें किसका प्रयोग होता है? एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई मतलब ये है कि मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। कार्टेशियन मतलब एक्स और वाई होना चाहिए वैल्यू में। कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का मतलब ये है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए उसमें एक्स और वाई दोनों होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में होना चाहिए। तो आज हमने उस दिन फाइंड किया था एस और साई के फॉर्म में, जिसका आपको वैल्यू मालूम भी होगा। मैंने लिखवाया था आपको एस इज इक्वल टू सी टेन साई, यही था हमारा वैल्यू। इसी को यूज़ करके हम कार्टेशियन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेक्चर को आप जाके देखिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी जो है उसका वैल्यू एस इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ बस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी के ऊपर आते हैं। इसमें मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट का नाम हमने ओ रखेंगे हम, ठीक है, ओरिजिन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम सी मानेंगे, और ये आपको ऑलरेडी वाई एक्सिस में दिख रहा है, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा वैल्यू जो है ये हमारा y कहलाएगा। उसके बाद जब ये पूरा वैल्यू y है हमारा, तो मुझे अगर DC फाइंड करना है, मतलब CD फाइंड करना है, तो क्या आएगा उसका वैल्यू? पूरा माइनस छोटा सा एरिया, मतलब y माइनस सी अगर करता हूँ मैं, तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ से CD वैल्यू आ जाएगा। हमारा डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने क्या बताया आपको? यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है टेंजेंट में, ये साई कहलाएगा। और ये जो पूरा y एक्सिस है, ये जो एक्सिस ऑफ कैटनरी है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू y है पूरा, और इसका वैल्यू c है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आ जाएगा? CD हमारा आ जाएगा y माइनस सी। इतना मैंने आपको बताया। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस CP का डिस्टेंस s है। और ये कैटनरी किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया? कैटनरी हम कर्व शेप को हम क्या बोलते हैं? ये जो शेप दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? कैटनरी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं उनको बस इतना ध्यान रखना है कि S इज इक्वल टू सी टेन साई हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में फाइंड किया था। S इज इक्वल टू सी टेन साई बोलते हैं इसको। रिसूल टाइप से दिख रहा होगा आपको। इस पॉइंट को बस ध्यान रखना है आपको। और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। टेन साई का आपको वैल्यू मालूम होगा, आपने ऑलरेडी टेन साई को पढ़ चुका है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, याद हो गया होगा आपको। टेन साई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एस इज इक्वल टू सी डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ डिफरेंशिएट करना है। ये क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी एक्स। सी तो कांस्टेंट है, और इसका अगर मैं डी वाई डी एक्स करूँगा तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब आप BSc फर्स्ट ईयर में डी एस अपॉन डी एक्स का वैल्यू पढ़ चुके हो। डी एस अपॉन डी एक्स का वैल्यू पढ़ चुके हो। इसका वैल्यू क्या होता है? रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसे आप BSc फर्स्ट ईयर में कर्व वाले में पढ़ चुके हो। इसी का वैल्यू हम मुझे इसमें पुट करना है, तो पुट करें इसमें वैल्यू। ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आपको मालूम होगा कि P का वैल्यू क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखो, यहाँ बस आपको डी वाई डी एक्स कहाँ दिख, वैल्यू आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स होता है। यहाँ कहाँ आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिख रहा है? यहाँ बस दिख रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स, एंड इसके अंदर भी एक डी वाई बाई डी एक्स छुपा है। ठीक है, उसको देखते हैं। इस वैल्यू को यहाँ सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अंडर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी का स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू सी, यहाँ डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स। इस फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं इसको। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं डी वाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे क्या? इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा?
डी बाई डी एक्स और यहाँ आ जाएगा p, तो डी पी अपॉन डी एक्स आ गया, डी एक्स ऊपर आ गया इज इक्वल टू ये p वाला साइड जो रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है इसको हम p वाले साइड ले आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा डी पी। अब यहाँ आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा दोनों तरफ। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा साइन इनवर्स h, इंटीग्रेशन करने पे आता है 1 बाय, अगर रूट का इंटीग्रेशन करते हो 1 बाय रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एच पी, क्या आएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। इसमें आप सॉल्व करते हो तो इंटीग्रेशन करते हो उसके बाद आपका वैल्यू आता है साइन इनवर्स एच अपॉन पी, मतलब साइन इनवर्स हाइपरबोलिक पी, और एक्स इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी प्लस में कॉन्स्टेंट सी, इसको हम C1 नाम देते हैं क्योंकि यहाँ C ऑलरेडी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी प्लस C1, ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब इसी में मुझे कांस्टेंट C1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना है। इसे नोट डाउन कहाँ से करोगे आप, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी आपको हेडिंग डालना है, टू फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। उसके बाद आपको यहाँ से एस इज इक्वल टू सी टेंस आई इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी है, यहाँ से आपको सॉल्यूशन शुरू करना है। बगल में आपको पॉइंट भी लिखते जाना है कि क्या क्या वैल्यू हमने पुट किया। टेंस आई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस तरीके से आपको साइड में वैल्यू भी लिखना है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक नोट डाउन करना है पहले, उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है, यहाँ तक नोट डाउन करना है। ये वैल्यू के आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। को नोट डाउन करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पॉज करके नोट डाउन कर लेना है और डायग्राम भी बनाना है आपको। इक्वेशन नंबर 4 तक हमारा वैल्यू आ गया था, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी प्लस C1। अब मुझे कांस्टेंट C1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ आपको लिखना है लाइन एट लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट C। लोएस्ट पॉइंट C कहाँ है, लोएस्ट पॉइंट C ये रहा। मैंने इसका नाम आपको क्या बताया था, C। इस पॉइंट का नाम क्या था हमारा, C। इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ये कौन सा एक्सिस में है, y एक्सिस में है। और आपको मालूम है कि x एक्सिस अगर यहाँ वैल्यू होता तो x का कुछ वैल्यू होता। अगर यहाँ हम वैल्यू लेते कुछ इस पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे वैल्यू लेते तो यहाँ क्या होता है, x का कुछ वैल्यू होता। लेकिन हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, C पॉइंट पे। C पॉइंट कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। y एक्सिस पे x 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। मुझे इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, तभी हमारा क्या होगा, यहाँ से कांस्टेंट C1 का वैल्यू आएगा। तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी और C1, इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स एच पी, यहाँ से मुझे p का वैल्यू भी फाइंड करना है। यहाँ से p का वैल्यू भी 0 आएगा। वो कैसे आएगा, आपको मालूम था, मैंने आपको लिखवाया है जस्ट अभी पहले कि p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको मालूम था। अब डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखो इस पॉइंट पे कोई एंगल है क्या, यहाँ क्या है, थीटा 0 है, यहाँ क्या है, थीटा 0 है। और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपको मालूम होगा तो। जैसे कि मैंने आपको बताया टेन साई भी एक एंगल था यहाँ पास, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और टेन थीटा भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, मतलब टेन एंगल के साथ अगर हो तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। और यहाँ पर थीटा क्या है, इस पॉइंट पे 0 है, मतलब यहाँ से टेन 0 क्या हो जाएगा, टेन 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो टेन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0। और अगर डी वाई बाई डी एक्स 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, पी भी 0 हो गया, क्योंकि पी का वैल्यू क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारा p का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करते हैं c साइन इनवर्स h, p की जगह 0 प्लस में C1। और साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 0 क्या हो जाएगा, 0 होता है इसका वैल्यू। तो 0 इज इक्वल टू C1, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू
सी साइन इनवर्स एच पी प्लस 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी। ये हमारा इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया है, x इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 0 हमने वैल्यू पुटअप किया है। p का वैल्यू 0 कहाँ से आया, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ से p का वैल्यू भी 0 आ गया। p का वैल्यू क्यों 0 आया, क्योंकि p का वैल्यू भी डी वाई बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 आ गया है, तो यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 0। इसमें सिंपली पुट करना है, तो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक 0 में क्या होगा, वैल्यू 0 होता है, तो 0 पुट करेंगे, c मल्टीप्लाई 0 है 0, तो यहाँ से ओवरऑल 0 आ गया, c1 इज इक्वल टू 0। c1 0 आने के बाद आपको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू सी साइन इनवर्स एच पी। अब क्या करना है मुझे, इसी में सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एच पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में सी, ये आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, साइन इनवर्स को उधर ले जा लेते हैं। जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये हाइपरबोलिक जो साइड दिख रहा है ना आपको, ये हाइपरबोलिक, ये भी जाएगा साथ में, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो साइन इनवर्स हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक एक्स अपॉन में सी इज इक्वल टू पी। पी का वैल्यू क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ बस, पी का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ बस, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ शिफ्टिंग कर देते हैं पहले, यहाँ डी एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन एच एक्स अपॉन में सी, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। इंटीग्रेट कर दो सेम, क्योंकि ये तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, सेम फॉर्मूला होता है, साइन का क्या हो जाता है कॉस एच एक्स अपॉन सी। और इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि अगर जो कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट सामने में होता है वो अपॉन में आता है, तो यहाँ पास 1 अपॉन सी आएगा, 1 अपॉन सी आएगा, तो 1 अपॉन सी का ऊपर चले जाएगा, ये 1 अपॉन सी जो है ये सी क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो यहाँ सी ऊपर आ गया, प्लस कांस्टेंट क्या लेंगे यहाँ पर, C2 कांस्टेंट आ जाएगा इक्वल टू y। अब मुझे यहाँ C2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एट द लोएस्ट पॉइंट C या OC, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी था और यहाँ y इज इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C x0 कॉस 0 क्या होता है यहाँ पास, कॉस 0 हाइपरबोलिक में 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा और y 0 है ऑलरेडी, C2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से C2 का वैल्यू आया 0। अब इस C2 का वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में, तो पुट करते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल सी कॉस एच एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारा आ गया x और y के फॉर्म में इक्वेशन। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन में c। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, लेकिन जब हाइपरबोलिक का बात आता है तो यहाँ पर साइन का क्या होता है, कॉस, पॉजिटिव कॉस। हाइपरबोलिक एज इट इज रहेगा और एक्स बाई सी को जैसे सोल्व करते हैं हम इंटीग्रेशन में, सिंपल उसी तरीके से हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से हमारा आगे इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। दिस इज अवर आंसर। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। तो ये हमारा आ गया x और y के फॉर्म इक्वेशन। तो इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी सॉल्व होता है। तो गाइज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से नोट्स के फॉर्म में। और गाइज मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप लेक्चर नंबर 1 को भी अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें आपको सारा फोर्स समझाया है जो कि कैटनरी पे एक्ट करता है, जो कैटनरी पे फोर्स लगता है सारा, तो मैंने आपको समझाया है अच्छे डिटेल में। गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।